गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आप कक्षा 7 की व्याकरण शिल्पी का प्रथम अध्याय पढ़ा रही हूँ, जो कि भाषा, लिपि और व्याकरण है। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जान चुके होंगे। इस अध्याय में और विस्तार से जानकारी आपको देना चाहती हूँ। भाषा भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है। इसका अर्थ बोलना, अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती हैं और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती हैं। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक अथवा कथित भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक अथवा कथित भाषा भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। शिक्षक का पढ़ाना, परस्पर वार्तालाप, अंताक्षरी करना, फोन पर वार्तालाप करना, भाषण, कविता पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं एक कवि अपनी कविताओं को मौखिक भाषा के द्वारा लोगों को सुना रहा है। दूसरी है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। शिक्षक द्वारा शाम पट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिखना, समाचार पत्र पत्रिकाएं, छात्रों द्वारा पत्र लिखना, कहानी लिखना, फैक्स आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सामने आप देख रहे हैं इस चित्र में एक अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर यानी शाम पट्ट पर कुछ लिखकर बच्चों को लिखित भाषा के तरह पढ़ा रही हैं। लिखित भाषा की तरह पढ़ा रही हैं यानी लिखकर पढ़ा रही हैं। लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। यह भाषा का स्थायी रूप है। भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा है संकेतों अथवा इशारों द्वारा मन के भावों और विचारों को व्यक्त करना। आमतौर पर यह भाषा चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही बोलता है। मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाकर गाड़ी चलाने का संकेत आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। इस भाषा का व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता। बच्चों, याद रखिए, हमेशा संकेतों के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को नहीं समझा सकते। इसके लिए हमें भाषा के लिखित अथवा मौखिक रूप का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाओं का चलन है और हमारे पूरे विश्व में बहुत तरीके की भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूस, फ्रेंच, हिंदी, चीनी, स्पेनिश आदि अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम, हिंदी भाषा का दूसरा तथा अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। भारत की भाषाएं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर भी अनेक जाति व धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, केरल में मलयालम इत्यादि।
हमारे देश में बोले जाने वाली 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा तथा राज्य भाषा घोषित किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं इस प्रकार हैं: असमी, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, बंगाली, उर्दू, मणिपुरी, इस तरह की ये सारी 22 भाषाएं इसमें दर्शाई गई हैं आपकी किताब में। मातृभाषा, मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है मातृ अथवा माँ भाषा, अर्थात बोली जाने वाली भाषा। माँ द्वारा या परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा। बच्चा जिस परिवार में पलता व बड़ा होता है उसी परिवार में बोले जाने वाली भाषा को वह सबसे पहले समझना व बोलना सीखता है। यही भाषा उसकी मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा, ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोग द्वारा बोली व समझी जाती है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है और राष्ट्रभाषा का स्थान भारत में हिंदी का ही है। प्रादेशिक, किसी भी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा होती है। ये इस प्रकार से ये सारे चित्र में दिए गए हैं। प्रदेश और उनकी भाषाएं दी गई हैं, जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, मणिपुर में मणिपुरी। ये आप सब एक बार देखें और याद करें। राज्य भाषा, राज्य भाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। इसका तात्पर्य है कि सभी सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, यह भी जानिए कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा भी है। भारत की राज्य भाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों हैं। अमेरिका की राज्य भाषा अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान सिर्फ अंग्रेजी का है, अर्थात अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। मानक भाषा, समय परिवर्तन के साथ भाषा लेखन में विविधता आ जाना स्वाभाविकता है। ऐसे में विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा के में एक रूपता लाने के लिए भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है। यही निश्चित रूप मानक भाषा कहलाता है। जैसे वर्ण का अमानक रूप, ये आपके सारे किताबों में दिया गया है। वर्ण का मानक रूप आ, खा, गा, इस तरह से आपका दिया गया है, जिसे आप देखें और याद करें। बोली, किसी प्रांत के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का सामान्य रूप बोली कहलाता है। बोली भाषा का स्थानीय एवं क्षेत्रीय रूप होता है। सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गढ़वाली इत्यादि तरह की बोलियां प्रचलित हैं। अतएव बच्चों, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। लिपि, जब हम मुख से कुछ बोलते हैं तो बोलते समय मुख से अनेकों ध्वनियां निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निश्चित होता है। यह चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इन्हीं वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब लिखित भाषा में किया जाता है तो उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। सभी भाषाओं की लिपियां एक सी नहीं होती।
प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि है। ये सारी चित्रों में लिपियां दे रखी हैं और उनकी भाषाएं दे रखी हैं, भाषाएं और उनकी लिपियां। हिंदी की देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, फ्रेंच की रोमन है, अंग्रेजी की रोमन है। इस तरह से आप देखिए, पढ़िए और याद करिए। याद रखने वाली बातें हैं बच्चों। ये देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लिपि के कारण ही ज्ञान विज्ञान के कोश को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आएंगे हम व्याकरण पर। वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाती है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा अक्षर होते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द और इन्हीं शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं। अतः इसी आधार पर व्याकरण में 3 भागों में, इन अंगों में 3 भाग अथवा अंगों में इसे बांटा गया है। सबसे पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का अध्ययन किया गया है। तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, रचना आदि का अध्ययन किया गया है। बच्चों, इसमें विशेष है कि इनके संबंध में हम अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, इन तीनों विचारों के बारे में। अब एक नया आपके में अध्याय है साहित्य। प्रत्येक भाषा के ज्ञाता, विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा जो ज्ञान लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखा जाता है, वह साहित्य कहलाता है। साहित्य के अध्ययन में से मानव जाति का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। इसके अंतर्गत सभी रचनाएं अनुभव एवं चिंतन पर आध्यात्मिक आधारित होती हैं। अतएव किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है। रचना के आधार पर साहित्य को 2 प्रकार में बांटा गया है बच्चों। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत छंद, ताल, लय तथा तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य करते हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया। उनका कथन था कि ईश्वर नाम के सम्मुख जाति और कुल के बंधन निरर्थक हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो परम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। यह गद्य साहित्य का उदाहरण है। पद्य साहित्य अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जो भाव काव्य रूप से लिखे जाते हैं उन्हें पद्य कहते हैं। कविता, पद, दोहे, चौपाइयाँ आदि जिस माध्यम से कही जाती हैं वह पद्य साहित्य में आती हैं। पद्य साहित्य का एक उदाहरण है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमर मछली नीर को तऊ न छोड़ जो हो। इस तरह से जो ये दोहे और चौपाइयाँ आती हैं ये पद्य का उदाहरण है। हम जिसे आगे आने वाले लेसनों में आपको बताएंगे। बच्चों, ये दोहराने वाली बातें हैं। भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा में मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक अथवा कथित भाषा और लिखित भाषा। संकेतों द्वारा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया सांकेतिक भाषा कहलाती है। विश्व में अंग्रेजी भाषा का पहला, हिंदी भाषा का दूसरा और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय भाषाओं में हिंदी को राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा घोषित किया गया है। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों को ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को 3 विभाग हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। बच्चों, इन सबको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना और याद करना। ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको साप्ताहिक आपके गृह कार्य में दे दिए जाएंगे और बता दिए जाएंगे। अब बस इतने के लिए धन्यवाद।